धान की फसल है वो लगभग 50 दिन की हो चुकी है और इसके अंदर अब गिनते हैं भैया कल्ले, कितने कल्ले फुटान हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 17 18 19 20 31 32 और ये 39, लगभग 30 कल्लों से लेके और 50 कल्ले पूरे खेत के अंदर हर एक पौधे के अंदर है। अभी जब हमारी धान की फसल लगभग 50 दिन की हो चुकी है तो भैया पहली जो लड़ाई थी ना हमारी, ज्यादा से ज्यादा कल्लों का निर्माण करना, यानी एक पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटान करवाना, वो लड़ाई तो भाई हम जीत चुके हैं। अब इससे अगले जो आने वाले लगभग 50 दिन से और 70 दिन के बीच का जो टाइम होता है ना, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। देखिए धान फसल का उत्पादन हमारे देश के अंदर 15 से 20 क्विंटल पर एकड़ भी लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर 1 एकड़ के अंदर 35 क्विंटल से लेकर और 40 42 43 क्विंटल पर एकड़ का भी उत्पादन निकाला जा सकता है। तो भाई हमने शुरुआत के अंदर धान की जब हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी उसी टाइम के ऊपर आप लोगों से वादा किया था कि अब की बार अगर आप हमारे साथ जुड़ के धान की खेती करोगे तो गारंटेड आपका जो उत्पादन पर एकड़ वो 35 से 40 क्विंटल तक हम निकलवाएंगे। तो उसी सीरीज के क्रम में हमारी आज की जो वीडियो है 50 दिन या 50 दिन से आगे चलकर हमें धान फसल के अंदर निकले जो टिलर्स है ना, उन टिलर्स को प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर किस तरह से तब्दील करें, इसके अंदर से निकलने वाली जो आगे चलकर बालियां है, बालियों का साइज लंबा हो, बालियों के अंदर ज्यादा दाने भरे, दानों का साइज मोटा चमकदार और बोल्ड हो। और अब इस टाइम के ऊपर जो हमारी धान फसल के अंदर आने वाली चुनौतियां, विशेषकर इसके अंदर लगने वाली भाई फंगस जनित बीमारियां और रस चूसक कीटों को जो आतंक होगा ना, वो आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस टाइम के ऊपर अगर आपने 50 दिन के बाद लगभग 15 से 20 दिन अपनी फसल के ऊपर चौतरफा निगरानी कर ली, या हमारा ये वीडियो देख के आपने वही काम अपनी फसल के अंदर कर दिया, तो भैया निश्चित तौर पर आपका अब की बार जो धान फसल का उत्पादन है वो 35 से 40 क्विंटल निकलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाई तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो साथियों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे धान फसल के अंदर 50 दिन के बाद जो निकलने वाले टिलर्स हैं, उन टिलर्स को हम प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर किस तरह से तब्दील करें, आने वाली चुनौतियां, उन चुनौतियों को हम किस तरह से पहचाने, उनको किस तरह से हम कंट्रोल करें, साथ ही इस टाइम के ऊपर हमारी फसल को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब आपने धान फसल के अंदर पहले खाद के रूप में आपने यूरिया और यूरिया के साथ जो भी कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट जो हमने आप लोगों को बताया था 20 और 25 दिन अवस्था के ऊपर डालने को बोला था, और साथ ही उसके अंदर दानेदार जो कीटनाशक आपने मिला के डाला, तो आपकी फसल इस टाइम के ऊपर इस तरह की एकदम लस ग्रीन हो चुकी होगी और उसके अंदर से निकलने वाले जो टिलर्स है ना, वो भी काफी अच्छी तादाद में निकल चुके होंगे। लेकिन भाइयों अब इससे आगे हमारी फसल को कुछ बीमारियों से जूझना पड़ेगा। साथ ही जो निकलने वाले टिलर्स है ना, उन टिलर्स के अंदर जो बन रही बाली है ना इस टाइम के ऊपर, वो बाली अब इस टाइम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लंबी निकले और बालियों के अंदर भरने वाले दाने है ना काफी ज्यादा अच्छे बोल्ड और चमकीले हो। उसके लिए इस टाइम के ऊपर हमें खाद के रूप में या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जो भी कोई चीज हमने देनी है, उससे पहले मैं बात करता हूं इस टाइम के ऊपर जो हमारी फसल जिन चुनौतियों से जूझेगी, जो बीमारियां इस टाइम के ऊपर अक्सर खेतों के अंदर देखी जा रही है, या फिर हो सकता है आपके खेत के अंदर भी पहुंच चुकी हो बीमारी या फिर पहुंचने वाली हो, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो ह्यूमिडिटी है ना वो बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से एक तरफ तो जहां फंगस जनित बीमारियां जन्म ले लेती है, वहीं दूसरी तरफ भैया धान फसल के अंदर लगने वाले जो रस चूसक कीट जैसे कि माहू है, फुदका है, वो भी जन्म ले लेता है। तो उन बीमारियों को किस तरह से कंट्रोल करें वो हम पहले बात करेंगे। उसके बाद हमें इस टाइम के ऊपर कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है अभी हमारी फसल को, वो मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया इस टाइम के ऊपर लगने वाली बीमारियों को किस तरह से पहचाने और किस तरह से उसको कंट्रोल करें। तो सबसे पहले भाई इस टाइम के ऊपर लगने वाली कुछ फंगस जनित बीमारियां जैसे कि लीफ ब्लास्ट हुआ, नोड ब्लास्ट हुआ, नेक ब्लास्ट हुआ, ब्राउन स्पॉट हुआ, शीथ ब्लाइट हुआ, ये तो लगने वाली 5 कुछ इस टाइम के ऊपर फंगस जनित बीमारियां हैं। दूसरा इस टाइम के ऊपर लगने वाले कुछ रसचूसक कीट जैसे कि बीपीएच यानी ब्राउन प्लांट होपर, साथ ही WBPH व्हाइट ब्राउन प्लांट होपर जैसे कि लीफ होपर, ये कीट ऊपर से आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनकी रोकथाम के लिए अक्सर अपन क्या करते हैं कि भाई कभी हम ब्लास्ट के लिए अलग से करते हैं, ब्लाइट के लिए अलग से करते हैं, होपर के लिए अलग से स्प्रे करते हैं। तो किसान है ना, एक तरफ तो जहां उनका खर्चा वो लगातार बढ़ता चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ उनको जो रिजल्ट है ना वो भी कई बार अच्छे से मिल नहीं पाते। तो भाइयों इन सभी समस्याओं
समस्याओं का केवल एक ही स्प्रे के अंदर मैं आप लोगों को समाधान बता रहा हूं, वो है भाई बेस्ट एग्रो लाइफ का बिल्कुल नया पेटेंटेड प्रोडक्ट जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है भैया, मिड कोटिन नाम से आएगा। इसके अंदर 3 टेक्निकल है, 2 फंजीसाइड है, 1 इंसेक्टिसाइड है। इतना जबरदस्त इनका रिजल्ट मिल रहा है इस टाइम के ऊपर, जो भी किसान अपने खेत के अंदर इसकी स्प्रे कर रहा है। एक तरफ तो ये 5 तरह की फंगस जनित बीमारियां उनको कंट्रोल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर लगने वाले 3 तरह के कीटों के ऊपर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल दे रहा है। इसमें 3 टेक्निकल मिलते हैं, जैसे इसके अंदर पहला है भाई आइसोप्रोथियोलैन 15%, दूसरा इसके अंदर ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 2.5% और तीसरा इसके अंदर पाइमेट्रोजिन 7.5%। ये तीनों मिलकर 8 तरह की बीमारियों के ऊपर कंट्रोल देते हैं। इसके अंदर 2 तरह के फंगिसाइड है, वो 5 तरह के फंगस जनित बीमारियों को रोकथाम करता है। वहीं इसके अंदर पाए जाने वाला एक जो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक है, वो 3 तरह के होपर जैसे कीटों के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। ये बिल्कुल एकदम नई तरह की केमिस्ट्री है, ये ऐसी फॉर्मुलेशन के अंदर आता है, मतलब ये स्प्रे करने के बाद पौधे की पत्तियों के अंदर और पत्तियों से नीचे जड़ों तक पूरी तरह से अंदर घुस के और बीमारियों के ऊपर ये प्रहार करता है। चाहे आपकी फसल के अंदर फंगस जनित बीमारियां लगी हुई हो या फिर आपकी फसल के अंदर रस चूसक कीट हो, उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर देता है। तो भाइयों, आपको 800 ml पर एकड़ के हिसाब से बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का मिड कोटिन का स्प्रे कर देना है। 100% आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे और जो लगने वाली इस टाइम के ऊपर बीमारियां ना पूरी तरह से आप कंट्रोल कर लोगे। तो ये तो बात हुई भाई बीमारियों को कंट्रोल करने की। अब अपन बात करते हैं इस टाइम के ऊपर जब हमारी फसल लगभग 50 दिन या 50 दिन से ऊपर निकल चुकी है, तो हमें इस टाइम के ऊपर कौन से खाद उर्वरक या फिर कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना वो देना है। तो अब इस टाइम के ऊपर आपकी फसल को 2 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो फास्फोरस की और दूसरी पोटास की। अब फास्फोरस की पूर्ति हम किस तरह से करें भैया? अब किसान बोलेगा भैया फास्फोरस के रूप में हमने तो डीएपी वो पहले बेसल डोज में दे दिया था, या फिर बहुत से किसान है वो पहले खाद के साथ दे देते हैं। तो जो नीचे से हमने डीएपी के रूप में खाद दिया था ना, वो हमारी जड़ें नीचे से ले रही है या फिर वो ले चुकी है, और उस डीएपी ने या उस फास्फोरस ने अपना काम हमारी फसल के अंदर कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा कल्लों का निर्माण कर चुकी है। फसल है पूरी तरह से एकदम हेल्दी है, बीमारी से बची हुई है, नीचे से उसका स्टैम पे वो मजबूत है, जड़ें नीचे तक पहुंच चुकी है। अब हमारी फसल के अंदर जो बन रही बाली है ना, बाली का साइज बढ़ाने के लिए और साथ ही हमारी फसल आगे चलकर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी नीचे गिरे ना, उसका स्टैम पे वो मजबूत हो, बाली का साइज लंबा हो, उसके लिए हमें जो फास्फोरस की पूर्ति करनी है वो नीचे से खाद के रूप में ना करके ऊपर से हमें इसके अंदर स्प्रे के रूप में, या तो आप एनपीके 1261 ले लीजिए या फिर आप एनपीके 05234 लीजिए। लगभग 1 किलो से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इन दोनों को ही एनपीके में लेना है। मेरा मानना है इस टाइम के ऊपर आप एनपीके 1261 लीजिए, क्योंकि उसके अंदर 61% आपकी फसल को फास्फोरस मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह की अगर हमारी फसल के अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी या कहीं थोड़ा बहुत भी आपको पीलापन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंदर पाए जाने वाला जो 12% नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं हमारी फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा। और रही बात भाई इसके अंदर पोटास की, क्योंकि पोटास इस टाइम के ऊपर हमारी फसल को बहुत जरूरी है। पोटास की मदद से हमारी फसल के अंदर एक तो ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर यानी तनाव को झेलने की इसके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी, साथ ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो जाएगी। क्योंकि पोटास है ना भैया, पोटास की मदद से आपके खेत के अंदर पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व है या फिर आप ऊपर से जो भी कोई स्प्रे करोगे ना, किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की या माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो पोटास है ना वो मालवाहक का काम करता है। एक तरह से आप जैसे कोई स्प्रे करोगे या फिर नीचे जमीन के अंदर पड़े हुए जो भी पोषक तत्व होता है उनको लेके और वो बालियों तक पहुंचाएगी। तो पोटास निहायत इस टाइम के ऊपर जरूरी होता है। साथ ही अगर आपकी फसल के अंदर पोटास की पूरी तरह से पूर्ति होगी तो वो बीमारियों से भी लड़ पाएगी, और साथ ही इसके अंदर से निकलने वाली जो बाली है, बाली का साइज इंक्रीज करेगी, बालियों के अंदर बनने वाले दाने उन दानों को बढ़ाएगी, आपके ग्रेन साइज को मोटा और चमकीला करेगी, साथ ही मंडियों के अंदर आपकी फसल है ना वो अच्छे भाव लेके आएगी। तो इस टाइम के ऊपर आपको पोटास की भी पूर्ति करनी है। पोटास हम 2 तरह से दे सकते हैं, या तो आप 05234 जो कर रहे हो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, या फिर सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, जैसे आप जब अपने खेत के अंदर पानी छोड़ते हो, सिंचाई करते हो, तो उस पानी के अंदर आप पोटास की मात्रा को भी छोड़ी पानी के साथ घोल के लगभग आप 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है वो आप पानी के साथ चला सकते हो नीचे से, तो वो घुल के पूरे खेत के अंदर फैल जाएगा और वो धीरे धीरे आपकी फसल को मिलता रहेगा। सबसे बढ़िया काम करने वाला पोटास है, सबसे बढ़िया इसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आप एनपीके 05234 के साथ जो 34% मिलने वाला जो पोटास है
उससे भी अपनी फसल के अंदर पोटास की पूर्ति कर सकते हो अगर आप पहले से पोटास दे चुके हो तो। अगर आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई भी अभी इस टाइम के ऊपर पीलापन दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह के आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, तो आप कोई अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट चैलेटेड रूप के अंदर एनपीके ले रहे हो ना, चाहे 1261 ले रहे हो या फिर आप एनपीके 05234 ले रहे हो, उसी के अंदर आप मिला के अपनी खड़ी फसल के ऊपर फोलियर स्प्रे कर दो। उससे आपकी पत्तियों के ऊपर पड़ने के बाद वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, पौधा माइक्रोन्यूट्रिएंट को अच्छे से एब्ट्रैक्ट कर लेगा, आपकी फसल बिल्कुल लहला उठेगी। तो दोस्तों ये काम आप अपनी फसल के अंदर इस टाइम के ऊपर 50 से और 60-70 दिन के बीच में जरूर कर लीजिए। निश्चित तौर पर अब की बार आपके जो फसल का उत्पादन है वो बहुत ही शानदार निकलने वाला है।